सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 और साथ ही 2025 के सभी भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे के अपडेटेड पूछे गए साइंस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबों को बताया था कि हम लोग इस बार जो अपडेटेड आपका 2024 का साइंस क्वेश्चन है उसका सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन करेंगे। तो बिल्कुल मेरे मित्र, हम लोग शुरुआत बायोलॉजी से करेंगे और आज है आपका बायोलॉजी क्वेश्चन का पहला क्लास। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस सेशन का जो बोर्ड पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं है। पहला ऑप्शन है आपका, यहाँ पे पेशी होगा, ध्यान दीजिएगा ये टाइपिंग मिस्टेक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषता है। पहला ऑप्शन है तर्कवाकार, अशाखित और एक केंद्रकीय। दूसरा है तर्कवाकार, अशाखित और बहुकेंद्रकीय। तीसरा है बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रकीय। और चौथा है आपका बेलनाकार, शाखित और बहुकेंद्रकीय। मेरे मित्र, सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रेखित पेशी की विशेषता है। तो पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं, हमारे बॉडी में जो मसल्स हैं, इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? आप कहेंगे गुरुजी पेशी कहते हैं। अब मेरे मित्र, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो आपके बॉडी में मांस है ये किससे बना है? मसल्स फाइबर से बना है। किससे बना है? मसल्स फाइबर से बना है। तो मेरे मित्र, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि मसल्स का निर्माण किससे होता है? आप सभी कहेंगे मसल्स फाइबर से होता है, जिसको शुद्ध हिंदी में क्या बोला जाता है? पेशी रेशा बोला जाता है या पेशीय रेशा बोला जाता है। मेरे मित्र, ध्यान में रखेंगे कि ये जो मसल्स होते हैं ये आपका एक प्रकार का जंतु उत्तक है। जैसा कि मैंने आप सबों को कई बार बताया है कि जितने भी जंतु हैं उनके शरीर में 4 प्रकार के उत्तक देखने को मिलेंगे: उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। तो जंतु उत्तक के एक प्रकार में से आपका ये है पेशी उत्तक, और एक्चुअली में ये किससे बना होता है? तो आप कहेंगे मसल्स फाइबर से। और मेरे मित्र, आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि जो मसल्स की कोशिका होती है ये क्या होती है? तो ध्यान में रखिएगा कि मसल्स की कोशिका जो होती है ये लंबी होती है, यानी कि ये लॉन्ग सेल माना जाता है। अब ध्यान देंगे कि ये मसल्स हमारे बॉडी में क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि मसल्स के कारण ही क्या हो पाती है सर? हमारे बॉडी में गति हो पाती है। तो शरीर में गति का कारण, शरीर में गति का कारण कौन बनता है? आप सभी ध्यान में रखना, मसल्स बनता है। कौन बनता है? मसल्स बनता है। और मेरे मित्र, शरीर में जो गति का कारण मसल्स बनता है तो एक्चुअली क्या हो रहा होता है? तो जो हम लोगों का मसल्स है वो एक बार संकुचित होता है, एक बार फैलता है। यानी कि पेशियों के पेशियों के संकुचन पेशियों के संकुचन एवं पेशियों के संकुचन एवं प्रसरण के चलते, संकुचन एवं प्रसरण के चलते शरीर में क्या होती है? गति होती है। और जो मसल्स में सर ये आपका संकुचन और प्रसरण होता है वो किसके वजह से? तो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन मौजूद होती है। मेरे मित्र, आप सबों को ये ध्यान में रखना होगा कि ये मसल्स कितने प्रकार के होते हैं आपके शरीर में। तो आप कहेंगे सर मोटे तौर पे अगर हम लोग इसको कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे तो पहला हमारा होगा रेखित पेशी। पहला क्या होगा? रेखित पेशी। दूसरा क्या होगा हमारा? ध्यान में रखिएगा, दूसरा होगा अरेखित पेशी। दूसरा क्या होगा? अरेखित पेशी। और तीसरा आपका क्या होगा? आप सभी ध्यान में रखेंगे, तीसरा होगा हमारा हृदय पेशी। तो अगर आपसे कभी ये सवाल कर लिया जाए कि आपके बॉडी में कितने प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं, आप कहेंगे 3 प्रकार के, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। ध्यान में रखेंगे, रेखित पेशी को ही ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। तो मेरे भाई, इसको हम लोग वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स और हार्ट मसल्स या कार्डियक मसल्स कह सकते हैं। मेरे मित्र, ध्यान में रखिएगा कि रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी, इस तीनों की संरचना अलग अलग होती है। और उसी संरचना से संबंधित यहां पे आपसे सवाल करा जा रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी रेखित पेशी की विशेषता है। आप कहेंगे गुरुजी इसकी संरचना कैसी होती है? ध्यान में रखेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं तीनों ही मसल्स के संरचना की, तो यहां पे जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेखित पेशी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखित पेशी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में वॉलेंट्री मसल्स बोलेंगे। पैर, हाथ, शरीर का वैसा कोई भी भाग जिसको हम इच्छा अनुसार घुमा सकते हैं वहां पे रेखित मसल्स मिलेगा। ध्यान में रखेंगे, इसी मसल्स को ऐच्छिक पेशी भी बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? ऐच्छिक पेशी भी बोला जाता है, क्योंकि ये मसल्स आपका ज्यादातर आपके बॉडी के कंकाल से जुड़ा हुआ रहता है मेरे भाई, इसीलिए इसको कंकाली पेशी भी बोला जाता है, कंकाली पेशी भी बोला जाता है। तो अगर आपसे ये सवाल कर लिया जाए कि निम्न में से कंकाली पेशी, आप सभी कहेंगे ऐच्छिक पेशी या रेखित पेशी को बोला जाएगा। ध्यान देंगे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें आपको क्या दिख रहा है सर? इस तरह का धारी धारी बना हुआ दिख रहा है, इस तरह का क्या दिख रहा है सर? धारी धारी बना हुआ दिख रहा है। और इसकी संरचना कैसी दिख रही है मेरे मित्र? आप सभी कहेंगे गुरुजी हम लोग मैथ से वाकिफ हैं और इसकी संरचना हमें बेलनाकार दिख रही है। और आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो इसका केंद्रक है, एक केंद्रक को यहां रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दूसरा केंद्रक को यहां और तीसरा केंद्रक को यहां। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि चूंकि इसके संपूर्ण संरचना में आपको धारी धारी जैसी लाइनिंग देखने को मिलती है, इसीलिए इसको हम लोग रेखित पेशी कहते हैं। इसको इच्छा अनुसार हम मूव करा सकते हैं या इसमें इच्छा अनुसार परिवर्तन ला सकते हैं, इसीलिए हम लोग इसको ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ये हमारे बॉडी के कंकाल के फॉर्मेशन में मदद करता है, इसीलिए हम लोग इसको कंकाली पेशी कहते हैं। तो जो इसकी संरचना होती है वो कैसी होती है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चूंकि इसमें 3 केंद्रक हमें दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि ये बहुकेंद्रिकीय होते हैं। क्या होते हैं? जो आपका रेखित पेशी होता है ये क्या होगा? बहुकेंद्रिकीय होगा। इसका जो संरचना है ये कैसा दिख रहा है? बेलनाकार दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? बेलनाकार दिख रहा है। और साथ ही साथ आपको इसमें कहीं पे भी कोई ब्रांच नहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये अशाखित होती है, यानी कि इसमें कोई शाखा नहीं होता है। नेक्स्ट मेरे मित्र आप सभी जो देख पा रहे हैं ये आपकी कौन सी मसल्स है? ये आपकी मसल्स अरेखित पेशी है। कौन सी है? अरेखित पेशी है। और ध्यान में रखिएगा इसी को हम लोग अनैच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? अनैच्छिक पेशी के नाम से भी जानते हैं। मेरे मित्र क्या आप जब भोजन निगल रहे होते हैं तो उस पे आपका कोई जोर चलता है? ऐसा होता है कि आप भोजन को कंठ में रोक पाओ? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आपकी जो आंख की पुतली होती है वो झपकती है, क्या उस पे आपका कंट्रोल होता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो आपके बॉडी में ऐसे भी कई सारे अंग हैं जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, जो आपकी इच्छा अनुसार मूवमेंट नहीं करता है, और वहां पे आपको कौन सी पेशी देखने को मिलेगी? अरेखित या अनैच्छिक पेशी देखने को मिलेगी। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब आप अरेखित पेशी की संरचना को गौर से देखेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ये आपका जो लास्ट है इसका सिरा ये कैसा है सर? नुकीला है, यानी कि सर ये तर्कुरूपी होता है। आप अगर गौर से देखेंगे तो इसका जो सिरा है ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है। तो मेरे मित्र चूंकि इसका सिरा जो होता है वो नुकीला होता है, इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि गुरुजी ये स्पिंडल शेप वाला होता है, यानी कि तर्कुरूपी होता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इसमें अगर आप केंद्रक को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे इंडिकेट किया गया है। तो जो आपका अरेखित पेशी होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही केंद्रक होता है। तो ध्यान में रखेंगे कि अरेखित पेशी क्या होते हैं? एक केंद्रकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक केंद्रकीय होते हैं। कहां मिलेंगे? आप कहेंगे सर हमारा जो भोजन नली है या ग्रास नली है, आंख की पुतली है, या वैसे कोई भी अंग जहां पे हमारा इच्छा नहीं चलता है उसके मूवमेंट के लिए, वहां पे हमको अरेखित पेशी देखने को मिलेगी। ध्यान में रखेंगे कि एक केंद्रिकीय होने के साथ साथ ये क्या होंगे? तर्कुरूपी होंगे। क्या होंगे? तर्कुरूपी होंगे, मतलब ये स्पिंडल शेप वाले होंगे। और साथ ही मेरे मित्र इसमें भी आपको कोई ब्रांच नहीं दिख रही है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये अशाखित होगी। क्या होगी? अशाखित होगी। अब मेरा मित्र ध्यान देंगे कि यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप सभी देखेंगे कि इसमें आपको धारी भी नजर आ रही है, और साथ ही साथ इसमें जो केंद्रक है उसको भी सर एक ही, मतलब आप कह सकते हो एक ही केंद्रक आपको हर जगह पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। चूंकि इसमें आप देख रहे हैं कि एक ब्रांच के जैसे जुड़ा हुआ है, तो मेरे मित्र ये जो आपका मसल्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान में रखेंगे इसको हम लोग हृदय पेशी कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय पेशी, यानी कि इसी को इंग्लिश में कार्डियक मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स कहते हैं। और इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्या हार्ट जो है वो आपकी इच्छा अनुसार धड़कता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। गुरुजी अगर ये हमारे इच्छा अनुसार धड़कना शुरू हो जाता तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो मेरे मित्र आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो हार्ट मसल्स हैं इसकी प्रकृति कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। और साथ ही मेरे मित्र आप इसमें क्या देख रहे हैं? तो इसमें देख रहे हैं कि सर एक ही केंद्रक मौजूद है, तो हम ये कहेंगे कि ये एक केंद्रकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक केंद्रकीय होते हैं। और साथ ही साथ इसमें ब्रांच भी है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी ये शाखित भी होते हैं, यानी कि इसमें ब्रांच भी होता है। तो आप सभी ये कह सकते हैं रेखित पेशी सर बहुकेंद्रिकीय बेलनाकार और अशाखित होती है, और रेखित पेशी जो है एक केंद्रकीय तर्कुरूपी और अशाखित होती है, और जो आपका हृदय पेशी है ये एक केंद्रकीय और शाखित होती है।
मेरे मित्र ध्यान से देखना, सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि रेखित पेशी, तो आप सभी कहेंगे बेलनाकार होगी, इसमें बहुत सारा केंद्रक होगा, यानी कि ये बहुकेंद्रकीय होगी, और क्या होगा सर, अनब्रांच्ड होगा। तो पहला ऑप्शन में है तर्कुआकार, अशाखित और एक केंद्रकीय। आप कहेंगे रेखित पेशी नहीं होगा गुरुजी, ये हमारा अरेखित पेशी हो जाएगा। दूसरा है तर्कुआकार, अशाखित और बहुकेंद्रकीय। आप कहेंगे ये तो होगा ही नहीं किसी भी तरीके से। तीसरा है बेलनाकार, अशाखित और बहुकेंद्रकीय। बिल्कुल मेरे मित्र, आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप सबों को समझ में आया होगा और ये नया सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, पूछा जा रहा है कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका मिलकर किसका निर्माण करती है। अब कई सारे छात्र कंफ्यूज हैं कि गुरुजी ये चीज तो हम पढ़े ही नहीं, जबकि मेरे मित्र आप सभी को ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम लोग बात करेंगे तंत्रिका तंत्र की, किसकी बात करेंगे, तंत्रिका तंत्र की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि जितने भी जीव जंतु हैं या जो मानव हैं, खास करके उच्च वर्गीय जंतु, उसके शरीर में नियंत्रण और समन्वय के लिए क्या मौजूद होता है, तंत्रिकीय उत्तक मौजूद होता है। और मेरे मित्र यही क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। ध्यान में रखेंगे कि नर्वस सिस्टम आपका 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर क्या कहते हैं, पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और मेरे मित्र फिर होता है आपका एएनएस जिसको हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि सीएनएस को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पीएनएस को हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहेंगे, क्या कहेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और मेरे मित्र ध्यान देना कि जो आपका एएनएस है इसको क्या कहेंगे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब मेरे मित्र ये याद रखना कि इसके बारे में ईएनएस तो हालांकि हायर लेवल का हो जाता है, आपको ये क्लास 10th स्टैंडर्ड में नहीं मिलेगा, लेकिन पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में क्या है सर, क्लास 10th में चर्चा की गई है। मेरे मित्र ध्यान दीजिए कि ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड, ब्रेन और स्पाइनल कोड आपस में मिलकर के क्या करता है सर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। अब मेरे मित्र आप सभी समझना कि ये जो पीएनएस की बात करी जा रही है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, शुद्ध हिंदी में परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये परिधीय तंत्रिका तंत्र क्या करता है। तो सर हमारा जो ब्रेन देता है, ब्रेन आदेश देता है किसी भी चीज को करने के लिए, तो मेरे मित्र उस आदेश को सुगमता से एक्टिंग ऑर्गन तक कौन पहुंचाता है, यही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पहुंचाता है। जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा होता है और उसमें आपको कोई गाना अच्छा लगा, एकदम मार के ताली बजा के हाथ तोड़ लेते हो, ये किसके वजह से हो रहा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वजह से हो रहा है। अब मेरे मित्र कहीं आप बैठे हुए हो ऐसे ही, मतलब बिना किसी चेयर वगैरह के, और बैठे बैठे आपका कमर दुख गया, आपको आगे क्या दिख रहा है, चेयर दिख रहा है, आप चाहोगे कि हम उस चेयर को वहां से यहां ले आए और उस पर बैठ जाए। किसका कमाल है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कह रही है कि जब मानव मस्तिष्क की बात करते हैं तो मेरुरज्जु यानी कि जो स्पाइनल कोड होता है ये केवल प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्शन एक्शन करेगा ऐसा नहीं है, रिफ्लेक्स एक्शन करेगा ऐसा नहीं है। ध्यान में रखना, यहां पे कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से जो आपका मेरुरज्जु होता है इसके कई कार्य होते हैं, और मेरुरज्जु एक्चुअली में तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिका संबंधन होते हैं और ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, ध्यान देना, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र, शरीर का मुख्य समन्वय मतलब सर मुख्य कंट्रोल करने वाला केंद्र कौन सा है, आप कहेंगे गुरुजी ब्रेन। क्या कहेंगे, ब्रेन। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे कि ब्रेन जो है वो क्या करती है, तो सर जितने भी आपके बॉडी के द्वारा कार्यक्रम होते हैं उन सभी का समन्वय करती है, कोऑर्डिनेशन करती है। कहा जा रहा है कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। मैंने बताया ब्रेन और स्पाइनल कोड क्या करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। और मेरे मित्र कहा जा रहा है कि ये शरीर के सभी भागों से सूचना प्राप्त करते हैं और इसका समाकलन करते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं, लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना, ये सब क्या है सर,
सर ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण है जो आगे क्या करना है कि निर्णय पर आधारित है। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक यानी कि मसल्स तक क्या करना होता है सर, संदेश भेजने होते हैं। और मेरे मित्र जो आपके ऐच्छिक क्रिया के लिए यानी कि वैसे सभी क्रियाएं जो आपके इच्छा अनुसार हो, उसके लिए जो आपके बॉडी में मूवमेंट होगा और किसी भी चीज को आप हटाएंगे या आप कह सकते हो सीधा सीधा आपके मसल्स में मूवमेंट होगा, ये आदेश आपको कहां से मिलेगी, ब्रेन से मिलेगी। कहां से मिलेगी, ब्रेन से मिलेगी। और जो ब्रेन से ये आदेश मिलेगी उसमें कौन कार्य कर रहा होगा, आप कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र कार्य कर रही होगी। कह रहा है कि ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण है और ये इस पर आधारित है कि हमें आगे क्या करना है। मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं, यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर के शरीर के अन्य भाग तक जो भी कम्युनिकेशन होगा उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, आप कहेंगे सुगमता प्रदान करेगा। जो किससे बना है, तो कह रहा है मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका, किससे, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका से बना है। तो मेरे भाई जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका मिलकर किसका निर्माण करती है, आप सभी कहेंगे सर ये परिधीय तंत्रिका तंत्र पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या करती है, निर्माण करती है। और ये परिधीय तंत्रिका तंत्र हमें किस चीज में मदद करती है, तो आप सभी कहेंगे ऐच्छिक क्रियाओं के संचालन हेतु ब्रेन से संचार को पेशी ऊतक तक भेजती है। क्या करती है सर, पेशी ऊतक तक भेजती है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जो आपका अंतःस्रावी तंत्र है, इंडोक्राइन सिस्टम है, ये क्या होगा, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करते हैं ग्लैंड्स की, किसकी, ग्रंथि की, तो हम सभी कहते हैं कि जो ग्रंथि होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब जो हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ये क्या करती है, आप सभी कहेंगे ये हार्मोन सेक्रेट्स करती है यानी कि हार्मोन स्रावित करती है। और ये सीधे कहां करती है, आप कहेंगे सर ब्लड में होता है। लेकिन मेरे मित्र जो आपका बहिर्स्रावी ग्रंथि होता है जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, वो क्या करते हैं, आप कहेंगे एंजाइम का सेक्रेशन करते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, प्रानुकंपी तंत्रिका और अनुकंपी तंत्रिका यहीं से निकलता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आप कहेंगे गुरुजी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड का बना होता है। साथ ही मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा आप सभी कि जो ब्रेन है इसके तीन महत्वपूर्ण भाग है। कौन कौन सा, तो सर पहला है अग्र मस्तिष्क, फिर आपका क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे प्रमस्तिष्क, और फिर क्या है आपका मध्य मस्तिष्क, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कहते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि यहां पे आपको सॉरी ये प्रमस्तिष्क जो है ये अग्र मस्तिष्क का ही हिस्सा होगा, चला ये चीज ध्यान में रखना। तीसरा होगा आपका अनुमस्तिष्क जिसको हम लोग हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। तो फोर ब्रेन आपका आगे और जो मिड ब्रेन है वो आपका यहां पे होगा, इस वाले संरचना पे आप सभी देख रहे हैं, और जो अनुमस्तिष्क होगा वो आपको यहां दिखेगा। ये वाली जो संरचना आप देख रहे हैं ये किसका काम करेगा सर, जो पश्च में पीछे में होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं सर, अनुमस्तिष्क कहते हैं। मेरे मित्र याद रखिएगा कि आप कितना चतुर है, कितना चालाक है, आपकी सोचने समझने की बुद्धि, प्यार, इमोशन, ये सब हमारे अगर मस्तिष्क से कंट्रोल होता है। और जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है या आप कह सकते हो छींकना खांसना वगैरह, वे सब के सब पश्च मस्तिष्क से कंट्रोल होती है। ये चीज भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है कि एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है। आप सभी कहेंगे गुरुजी माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्र कनिका बोला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और मेरे भाई आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है सर, अपना डीएनए होता है। क्या होता है, अपना डीएनए होता है। यह चीज भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है मेरे मित्र अंतःप्रदाभी जालिका। ये क्या करता है सर, पूरे कोशिकाओं में जरूरी जो पदार्थ होते हैं उसको पहुंचाने का कार्य करता है। दो प्रकार के होते हैं, एक RER
जिसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। दूसरा SER, जो RER है चला, ये क्या करते हैं? तो सर ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, या आप कह सकते हो कि इसके सतह पर छोटे छोटे आपको संरचनाएं देखने को मिल जाएगी, जो क्या करता है सर? आप सभी कहेंगे सर राइबोसोम का निर्माण करता है, या आप कह सकते हो राइबोसोम की उपस्थिति के चलते, राइबोसोम के उपस्थिति के चलते, राइबोसोम के उपस्थिति के चलते चलते इसका सतह क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी इसका सतह खुरदरा होता है, इसीलिए इसको हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब राइबोसोम आप कहेंगे गुरुजी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मेरे मित्र SER, ये ध्यान में रखना कि लिपिड एवं वसा के निर्माण में मदद करता है, लिपिड एवं वसा के निर्माण में मदद करता है, निर्माण में मदद करता है। और मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यही SER यकृत कोशिकाओं में, मानव में सर यकृत सेल में ये क्या करता है? सर मानव में यकृत कोशिकाओं में निराविषीकरण का काम करता है। यकृत कोशिका में किसका काम करता है? तो सर जो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं उसको सर डिटॉक्स करने का काम करता है, यानी कि निराविषीकरण का कार्य करता है, निराविषीकरण का कार्य करता है। ये चीज ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट है हरित लवक। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा जो है प्लास्टिड का हिस्सा है। प्लास्टिड कोशिकांग जो है वो केवल और केवल पादप में मिलेगी, और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये केवल आपको कहां मिलेगा? आप सभी कहेंगे केवल पादप में पाई जाएगी। कहां? केवल पादप में पाई जाएंगी। अब लायन काय, इसको मेरे मित्र हम लोग क्या कहते हैं? लाइसोसोम, और इसी को हम लोग सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं? केवल मातृवंशी डीएनए, केवल पैतृक डीएनए, केवल मातृक डीएनए, पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो लक्षण है ये मातृक और पैतृक दोनों डीएनए से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। एनसीईआरटी कह रहा है कि मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को संतति शिशु में हस्तांतरित करते हैं। यानी कि किसी भी ऑफ स्प्रिंग में, किसी भी नए बच्चे में सर उसके माता पिता के गुण आनुवांशिक रूप से आएंगे। वो इसलिए क्योंकि माता और पिता दोनों समान रूप से आनुवांशिक पदार्थ का क्या करते हैं? तो सर ट्रांसफर करते हैं, यानी कि शिशुओं में हस्तांतरित करते हैं। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि लक्षण निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हो सकते हैं, तो आप कहेंगे पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से। और ध्यान में रखिएगा कि लक्षण जो है वो पैतृक डीएनए और मातृक डीएनए दोनों से समान रूप से प्रभावित होगी। क्यों? क्योंकि मेरे मित्र कह रहा है कि मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में क्या करेंगे? आनुवांशिक पदार्थ शिशु को हस्तांतरित करेंगे। तो ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम से संबंधित है? पहला है कि इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक शामिल हैं। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी, हमारा जो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है इसमें बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट वो है जिसमें जान है, और बायोटिक कंपोनेंट वो है जिसमें जान नहीं है। तो मेरे मित्र कहा रहा है कि पारितंत्र से संबंधित कथन यहां पे दिया गया है, और आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन पारितंत्र से संबंधित है और कौन सा नहीं है। तो आपका पहला, इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, ये तो संबंधित है। दूसरा है सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं, मेरे मित्र ये भी बात सही है। यानी कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर 1, 2 और 3 तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्त्री केसर का सुजा हुआ निचला भाग। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो पुष्पीय पौधा होगा उसका जनन अंग आप कहेंगे पुष्प होगा, और पुष्पीय पौधे में ही क्या होती है सर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। आप सबों को मालूम है कि अगर हम किसी भी फ्लावर के संरचना की बात करेंगे तो ये वाली संरचना जो आप सभी बीच में देख रहे हैं, यहां पे क्या देख पा रहे हैं गुरुजी? ये सुजा हुआ पार्ट है। तो जो हमसे यहां पे पूछा जा रहा है कि स्त्री केसर का सुजा हुआ निचला भाग, पूरी संरचना क्या कहलाएगी? आप कहेंगे स्त्री केसर, और नीचा सुजला भाग क्या है? सुजा हुआ भाग क्या है? आप सभी कहेंगे गुरुजी ये अंडाशय है। क्या है? अंडाशय है।
अब मेरे मित्र कहा जा रहा है कि स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग, तो स्त्री केसर का ये जो मध्य लंबा भाग है ये क्या है? आप सभी कहेंगे गुरुजी वर्तिका। क्या है? वर्तिका। अब मेरे मित्र फिर आगे है कि स्त्री केसर का शीर्ष भाग, इस वाले भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी स्त्री केसर का जो शीर्ष भाग होगा वो वर्तिकाग्र कहलाएगा। और अंडाशय डैश में होते हैं, अंडाशय में डैश होते हैं, तो सर अंडाशय में क्या होता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होता है, यानी कि ओव्यूल होता है। तो मेरे भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका एक का क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी एक का सी हो जाएगा अंडाशय। दो का क्या होगा? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी दो में स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग को आप वर्तिका कह रहे हैं, तो दो का डी हो जाएगा। और तीन का क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी वर्तिकाग्र ए में है, तो तीन का ए हो जाएगा। और चार का क्या होगा? आप सभी कहेंगे अंडाशय में बीजांड होता है, तो चार का बी होगा। यानी कि राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक का सी, दो का डी, तीन का ए और चार का बी। याद रखना कि ये तो हो गया किसी फूल का जो फीमेल पार्ट है वो। अब अगर हम किसी भी फ्लावर के मेल पार्ट की चर्चा करेंगे, यानी कि फ्लावर के आप कह सकते हो फ्लावर के मतलब पुंकेसर वाले हिस्से की चर्चा करेंगे, तो ये वाली संरचना जो आप देख रहे हैं ये क्या कहलाएगा? परागकोश कहलाएगा। और ये संरचना जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग फिलामेंट तंतु बोलते हैं। इसी में परागकण मौजूद होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुंकेसर यानी कि स्टेमेन कहते हैं। और ये फूल का क्या होता है? मेल पार्ट होता है। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है, नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि श्रम का विभाजन किस में होता है? बाबा रे बाबा, सर इस क्वेश्चन में तो बहुत कंफ्यूजन है। क्या कहें? एक कोशिकीय कहें, बहुकोशिकीय कहें, दोनों कहें, एनसीईआरटी भी कह रही है। तो जरा सा समझो पिछला कि श्रम का विभाजन डिवीजन ऑफ लेबर की जब बात की जा रही है और ऑन द बेसिस ऑफ मल्टी सेलुलर और सिंगल सेलुलर, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि बहुकोशिकीय जीवों में सर जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होते हैं। डेवलप होने का क्या मतलब हुआ? जैसे आपके शरीर में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, पाचन तंत्र का काम पचाना है, जो आपका हार्ट है उसका काम ब्लड को पंप करना है, जो आपका उत्सर्जन तंत्र है वो आपके बॉडी से सर वेस्टेज मटेरियल को बाहर निकालता है। तो मेरे मित्र अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग ऑर्गन सिस्टम का अपना काम होगा। तो हम लोग हमेशा ये कहेंगे कि जब भी लेबर ऑफ डिवीजन की बात की जाएगी या डिवीजन ऑफ लेबर की बात की जाएगी तो श्रम विभाजन केवल और केवल बहुकोशिकीय जीवों में होगा। अब सवाल यह है कि गुरुजी एनसीईआरटी तो एक कोशिकीय भी कह रही है। एनसीईआरटी एक कोशिकीय इस परिदृश्य में कह रही है कि एनसीईआरटी आपको समझाना चाहती है कि प्रत्येक कोशिका की उपस्थिति या उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिका से होती है। तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक कोशिका को जीवित रहने का अधिकार है, तभी वो नया कोशिका उत्पादित कर पाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी। अब मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि किसी भी कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग मौजूद होते हैं और प्रत्येक कोशिकांग का कार्य अलग अलग होता है। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। सर जो आपका एससीआर है आप कहेंगे गुरुजी ये लिपिड और वसा अणु का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी एटीपी के रूप में फॉर्म करता है। लाइसोसोम जो सर वेस्टेज मटेरियल होता है उसको पचाते हैं। तो सर जितने भी कोशिकाएं होंगे दीज ऑल आर मेड अप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। अब इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स का अपना प्रॉपर फंक्शन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह किसी बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन होता है उस तरीके से किसी एक कोशिकीय जीवों के कोशिकांग में श्रम का विभाजन होता है, ये चलेगा। लेकिन सीधे सीधे ये कह देना कि श्रम का विभाजन किस में होता है? दोनों में होता है, ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए सही आंसर हमारा क्या होगा? केवल बहुकोशिकीय जीव होगा। अब ध्यान दीजिएगा आपके डाउट पे, ये एनसीईआरटी का सेल वाला पोर्शन का हिस्सा है और ये एनसीईआरटी का टिश्यू वाले पोर्शन का हिस्सा है। जो आपको कंफ्यूजन आ रहा है कि गुरुजी एनसीईआरटी में भी है, तो एनसीईआरटी के पूरे पैराग्राफ को पढ़िएगा। क्या रहा है कि कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलते रहती है, जैसे कि एक कोशिका अमीबा, और इससे भी सवाल आपसे पूछा गया है कि अमीबा एक कोशिकीय होता है और इसी सेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि अमीबा का बॉडी एक कोशिका से बना होता है, लेकिन वो अपना आकार क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। तो कह रहा है कि कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। जितने भी लिविंग सेल हैं दैट्स ऑल हैव अ फंक्शन ऑफ सम
बेसिक फंक्शन, सबके पास क्या होगा, बेसिक फंक्शन करने का सर जो मतलब क्षमता है, कैपेसिटी है, वो मौजूद होगा। और ये सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका में मूलभूत कार्य कैसे होती है, हम जानते हैं कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्यों में। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है और आमाशय भोजन का पाचन आदि, इसी प्रकार एक कोशिका में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। तो मेरे मित्र, ये जो श्रम विभाजन आपको समझाया जा रहा है, ये किसी एक कोशिका, कोई भी एक कोशिकीय जीव कैसे जीवित रहता है, इसके परिदृश्य में कि उस कोशिका के अंदर जो कार्य होंगे वो उसके कोशिकांग के द्वारा होगा। ये नहीं कह रहा है कि सर श्रम विभाजन जिस तरह होता है उसी तरह एक कोशिकीय में भी होता है। ये यहां पे कह रहा है क्या कि सर एक कोशिक में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में, एक्चुअल में ये क्या है, तो ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें हम लोग कोशिकांग कहते हैं। ये तो सेल ऑर्गेनल्स के परिदृश्य में कह रहा है। अब यहां पे अगर टिश्यू वाले ऑप्शन में आएंगे तो कह रहा है कि जिस तरह हम लोग का शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो कोशिका का जो एक समूह होता है वो एक विशिष्ट कार्य को करने में क्या होता है सर, सक्षम होता है। और मेरे मित्र, इसीलिए मनुष्य में पेशी कोशिका फैलती है और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। तंत्रिका कोशिका संदेश का वाहक करती है, रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन, अपशिष्ट पदार्थों का वहन करती है। तो मेरे मित्र, क्या कहा जाता है कि बहुकोशिक जीवों में श्रम विभाजन होता है, यानी कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, आप कहेंगे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन है छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर, फिर है स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर, और जीवाणु आपका चतुर्थ पोषीय स्तर पे दिया हुआ है। पूछा जा रहा है कि गलत युग्म का चयन कीजिए। मेरे मित्र, आप सभी को इस चीज को समझने के लिए ध्यान में रखना होगा कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण अथवा कड़ी क्या करता है सर, एक पोषण स्तर का निर्माण करता है। और ध्यान रखेंगे कि स्वपोषी अथवा उत्पादक किसके अंतर्गत आएंगे, प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत आएंगे। तो जितने भी स्वपोषी होते हैं मेरे मित्र, उसमें हरे पौधे और कुछ जीवाणु हैं। तो जो आपका हरे पौधे और कुछ जीवाणु होंगे वो किस स्तर पर आएंगे सर, प्रथम पोषी स्तर पर आएंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका शाकाहारी और प्राथमिक उपभोक्ता है ये किस स्तर पर आएगा सर, सेकंड पोषी स्तर पर आएगा। और मेरे मित्र, जो छोटे मांसाहारी और द्वितीय उपभोक्ता होंगे वो तीसरे पोषी स्तर पर आएंगे। और जो बड़े मांसाहारी और द्वितीय उपभोक्ता होंगे, जो आपका जो बड़े मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता होंगे वो क्या कहलाएंगे, आप सभी ध्यान में रखना सर, ये चौथे पोषी स्तर के जीव कहलाएंगे। तो मेरे मित्र, जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि गलत युग्म का चयन कीजिए, तो छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर पर आएंगे, बिल्कुल सही है। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर पर आएंगे, ये भी सही है। स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर पर आएंगे, ये भी सही है। लेकिन मेरे मित्र, जो जीवाणु है, तो कुछ हरे पौधे और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, आप सभी कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हुए अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। ऐसे में वो किस स्तर पर आएंगे, आप सभी कहेंगे सर उत्पादक के स्तर पर, यानी कि प्रथम पोषी स्तर पर आना चाहिए। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि जीवाणु चतुर्थ पोषी स्तर पर आते हैं। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा गलत युग्म है, बाकी के तीनों क्या हैं, आप सभी कहेंगे सही है। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करती है। जठर ग्रंथि, आप सभी कहेंगे गुरुजी HCl का सेक्रेशन करेगा। साथ में पेप्सिन, जो कि किसके पाचन में मदद करता है, आप कहेंगे प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। और मेरे मित्र श्लेष्मा, आप सभी कहेंगे ये जो अमाशय है उसकी भीतरी सतह को बचाता है। और लार, आप सभी कहेंगे लार ग्रंथि से निकलता है, ये अमाशय के द्वारा रिलीज नहीं होता है। इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेरे मित्र, टेम्परेचर सरीसृप के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ध्यान में रखिएगा, घोंघा अपना लिंग बदल सकता है। और मेरे मित्र, मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण होता है वो आनुवांशिक रूप से होता है। मनुष्यों में लिंग निर्धारण आप कहेंगे आनुवांशिक रूप से। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि गलत कथन का चयन कीजिए। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, बिल्कुल सही है। नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है, बिल्कुल सही है। मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होता है, यह बात बिल्कुल गलत है। निषेचन से हमें युग्मज प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। तो मेरे मित्र, गलत कथन आपका कौन सा है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। आप सबों को मालूम है
कि अगर हम लोग निषेचन फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो आप सभी कहते हैं कि सर स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ क्या होता है, तो आप सभी कहते हैं डिफ्यूज हो जाता है, या सिंपली ये तो आप मानव के लिए सोच रहे हैं। अगर हम बात करें पौधे के लिए तो आप क्या कहेंगे कि परागकण प्लस बीजांड। तो परागकण आप कहेंगे ये नर युग्मक होगा, परागकण क्या होगा, नर युग्मक, और बीजांड आप कहेंगे मादा युग्मक। अब मेरे मित्र नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, आप सभी को ध्यान में रखना होगा, युग्मज, और यह प्रक्रिया निषेचन कहलाएगी। मेरे मित्र प्लांट में जो ओव्यूल होता है वो कहां होता है, तो आप सभी कहते हैं गुरुजी प्लांट में जो ओव्यूल होता है, सॉरी जो ओवम होता है वो ओव्यूल यानी कि अंडाशय में होता है। कहां पे होता है, ओव्यूल यानी कि अंडाशय में, जबकि यहां कहा जा रहा है कि मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होता है। आप कहेंगे गुरुजी ये बात बिल्कुल गलत है, सही आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। आप सभी ध्यान में रखेंगे साइटोकाइनिन की उच्च सांद्रता होती है। क्यों, क्योंकि सर जो साइटोकाइनिन होते हैं ये मतलब कोशिका विभाजन के लिए प्रेरित करते हैं, और सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन की प्रतिक्रिया फल और बीज में होती है, इसीलिए साइटोकाइनिन की सांद्रता क्या होती है, फल और बीज में ज्यादा होती है। ऑक्सिन को हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ऑक्सिन को हम लोग वृद्धि हार्मोन कहते हैं, ये पौधे में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और एब्सिसिक अम्ल को हम लोग वृद्धि रोधक हार्मोन कहते हैं, ये पौधे के वृद्धि को क्या करते हैं, आप सभी ध्यान में रखेंगे, रोकने का काम करते हैं। क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। और मेरे मित्र जिब्रेलिन भी क्या करता है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। जरा सा गौर फरमाइएगा एनसीईआरटी के बातों पे। कह रहा है कि आइए हम एक उदाहरण लेते हैं जो हम पहले क्रियाकलाप कर चुके हैं। जब वृद्धिकर्ता पादप प्रकाश को संसूचित करता है तो एक हार्मोन जिसे ऑक्सिन कहते हैं यह परोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और कोशिका के लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। तो सर जो ऑक्सिन है वो कोशिका के लंबाई के वृद्धि में सहायक होता है, और ऑक्सिन पादप हार्मोन है। अब आगे कह रहा है कि जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा होता है तब ऑक्सीजन विसरित होकर परोह के छाए वाले भाग में आ जाता है, और परोह के प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सीजन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है। और मेरे मित्र इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि पौधे के तना के शीर्ष भाग में ऑक्सीजन होता है और पौधे के जड़ के शीर्ष भाग में ऑक्सीजन होता है, ताकि उसके वृद्धि के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो पाए। अब मेरे मित्र ध्यान देना, कह रहा है कि पादप हार्मोन का दूसरा उदाहरण जिब्रेलिन है, जो ऑक्सीजन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो अगर आपसे यह सवाल कर लिया जाए कि तने के वृद्धि में सहायक है, तने के वृद्धि में सहायक है, तने के वृद्धि में सहायक है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी तना के वृद्धि में सहायक जो है वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जिब्रेलिन माना जाएगा, जिब्रेलिन माना जाएगा। साथ ही मेरे मित्र ये जिब्रेलिन जो है वो पौधे के आप कह सकते हो जो मतलब छोटापन, बौनापन होता है, डिवार्फनेस होता है, उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है सर, जिब्रेलिन एसिड के रूप में। अब नेक्स्ट ध्यान रखेंगे कि यहां पे कह रहा है कि साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, और इसलिए वह उन क्षेत्र में जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, विशेष रूप से फलों और बीज में इसकी अधिक सांद्रता होती है। और मेरे मित्र ये उन पादप हार्मोन के उदाहरण है जो वृद्धि में सहायता करते हैं, लेकिन पादप के वृद्धि में संदमन के लिए यानी कि सर रुकावट बनने के लिए संकेतों की आवश्यकता होती है, और एब्सिसिक अम्ल वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण है। और पत्तियों का मुरझाना सर एब्सिसिक अम्ल के चलते ही हो पाता है। तो मेरे भाई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ऑक्सिन पौधे के तना और जड़ में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, एब्सिसिक अम्ल वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाएगा, जिब्रेलिन तना के वृद्धि में सहायक होगा, साइटोकाइनिन आप कहेंगे फलों और बीजों में इसकी सांद्रता ज्यादा होगी क्योंकि ये कोशिका विभाजन को क्या करता है, प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि किसी परितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। मेरे मित्र उत्पादक की संख्या सबसे ज्यादा होती है। आप कहोगे गुरुजी कैसे, तो ध्यान देना एनसीईआरटी के इस बात पर। कह रहा है यहां पे कि सामान्यतः निचले पोषीय स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। मेरे मित्र ये जो एनसीईआरटी की लाइन है इसमें यह समझाया जा रहा है कि एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियां द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। जैसा कि आप सभी ने देखा मेरे भाई, क्या देखा कि यहां पे ये जो आपका पोषण स्तर है, पोषी स्तर है, इसमें आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि गुरुजी
प्रथम पोषी स्तर पर उत्पादक आता है। ये जो उत्पादक सूर्य प्रकाश से ऊर्जा लेकर के भोजन का निर्माण करता है, तो सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग ही पौधा क्या करता है, चला ग्लूकोज में बदल पाता है। ये बात ध्यान में रखना। जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का पर्यावरण में उष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव क्रियाएं एवं वृद्धि एवं जनन में होता है और खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर के उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। यानी कि अगर इस उत्पादक को कोई प्राथमिक उपभोक्ता खाता है तो उसको ऊर्जा का कितना परसेंट भाग मिलेगा, आप कहेंगे सर 10% भाग। और ये सौर ऊर्जा का कितना परसेंट उत्पादक जो है वो ग्लूकोज में बदल पाएगा, आप कहेंगे 1% भाग। ध्यान देना, कह रहा है अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। मतलब प्राथमिक उपभोक्ता से अगर प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खा लिया तो उसको भी सर 10% मिलेगा। अब द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता खा लिया तो उसको 10% ऊर्जा मिलेगा कार्बनिक पदार्थ के रूप में। अब मेरे मित्र ध्यान रखना, क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है और प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोग ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। और कहा जा रहा है कि सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, लेकिन जो आपका उत्पादक स्तर है वहां पे जीवों की संख्या क्या होती है, सर्वाधिक। तो मेरे भाई जो आपसे सवाल करे जा रहे हैं कि किसी परितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है, आप कहेंगे उत्पादक। अगला क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि जाइलम का कार्य क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी जाइलम का कार्य जल और खनिज लवण का संवहन करना, भोजन का संवहन करना फ्लोएम का कार्य होगा। जाइलम और फ्लोएम प्लांट में मिलकर के क्या करेंगे सर, प्लांट के संवहन बंडल का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे सर, प्लांट के संवहन वैस्कुलर बंडल का निर्माण, आप कहेंगे सर ये जाइलम और फ्लोएम करेंगे। कौन करेंगे, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट मेरे मित्र क्वेश्चन नंबर 16, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है, अभी मैंने इसी सेशन में आपको बताया है और होमवर्क के रूप में मेरे मित्र मैं इस क्वेश्चन को आप सबों के ऊपर छोड़ता हूं। सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, कि किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है, केवल मातृक डीएनए से, ना मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक, नहीं केवल पैतृक डीएनए से नहीं, मातृक एवं पैतृक दोनों डीएनए से समान रूप से। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति को हस्तांतरित करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो कोई भी शिशु होगा वो मातृक और पैतृक दोनों डीएनए से समान रूप से प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए। परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक हस्तांतरण है, बिल्कुल सही बात है। परागकण फूलों में कीटों का आना है, आप कहेंगे बिल्कुल गलत है। परागकण बीजांड में पराग नलिका की वृद्धि है, नहीं। परागकण परागकणों का अंकुरन है, नहीं। आपको सही कथन चूज करना था तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र परागन इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, तो सर जो फूल के परागकण होते हैं वो पुंकेसर से कहां जाते हैं, तो सर वर्तिकाग्र पे जाते हैं। यानी कि मेरे मित्र सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि परागकण का पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर हस्तांतरण, परागकण का पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर हस्तांतरण ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है, पॉलिनेशन यानी कि परागन कहलाता है। मेरे मित्र याद रखिएगा कि परागन 2 प्रकार के होते हैं। कह रहा है कि परागकणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक हस्तांतरण की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। यदि परागकण का यह हस्तांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तब इसको हम लोग स्वपरागन यानी कि सर सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपरागन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि परंतु एक पुष्प के परागन दूसरे पुष्प पर हस्तांतरित होते हैं तो इसको हम लोग पर परागन कहते हैं, बोले तो इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि परागकण को यानी कि पॉलन ग्रेन को सर एक जगह से एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक हस्तांतरित करने में वायु, जल और प्राणी ये क्या करते हैं, कैरियर यानी कि वाहक के रूप में कार्य करते हैं। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि परागन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कैरियर यानी कि वाहक के रूप में कार्य करता है, आप कहेंगे वायु, जल और प्राणी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर से हानिकारक चयापचयी अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया द्वारा निष्कासित किया जाता है? आप सभी कहेंगे उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा। मल त्याग, तो हमारे शरीर से अनपचे हुए भोजन बाहर निकलते हैं। परिवहन, जरूरी पदार्थों को शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाना। ये मेरे मित्र आपका आज का सेशन था, जिसमें हम लोगों ने टोटल 19 क्वेश्चन डिस्कस करा, और मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। साथ ही आप सबों को बताना चाहूंगा, अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए अपने साइंस को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे सर मिशन 2025 आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल बैच में। ध्यान में रखिएगा, इस बैच में हम आपको कंप्लीट साइंस फाउंडेशन वीओडी और रिकॉर्डेड माध्यम में अवेलेबल कराएंगे। एनसीईआरटी का मास्टर सॉल्यूशन बैच कंप्लीट आपको एक्सेस दिया जाएगा। एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर, लाइन बाय लाइन डिस्कशन, जिस तरह से मैंने अभी आपको एनसीईआरटी कराया है, सेम चीज आपके बैच में चल रही होगी। नेक्स्ट थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आपको मिलेगा। क्लास वाइज पीडीएफ और आरआरबी अपडेटेड पीवाई की ई बुक, पूरा एकदम कलेक्शन आपको इसमें मिल जाएगा। और एक बार आप सारे कंटेंट को मेरे मित्र इतना सा अगर आप बेहतर ढंग से कर लेते हो, तो आप यकीन मानिए कि साइंस में 25 में से 25 ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स से संबंधित किसी भी तरह की अन्य जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।